हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में अभी भी डाउट्स हो रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को देखो। मैंने ये पूरा चैप्टर 2 लेक्चर में कंप्लीट समझाया हुआ है विथ न्यूमेरिकल्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ये पूरा मैं लेक्चर में ख़त्म करने वाला हूँ। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखो। उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैंने बताए हुए हैं। कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। चलो अब आगे का देखते हैं, इसमें क्या दिया इन्होंने। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। In preceding sections, we learned about some simple electric circuits. We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and the potential difference across its ends. In various electrical gadgets, we often use resistors in various combination. तो उन्होंने पिछले क्या टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़ाई की है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे सर्किट में उनको कनेक्ट किया जाता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर, ये सारा कुछ इन्होंने बताया। क्या कॉम्बिनेशन होता है। वी नाउ देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे हम कॉम्बिनेशन देखेंगे सीरीज और पैरेलल का, वो अब इस टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ। उसके अलावा उसके कुछ इफेक्ट्स भी हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रेसिस्टर्स टुगेदर। हम रेसिस्टर्स को दो तरीके से, दो अलग अलग मेथड से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में पिक्चर दिया हुआ है कि पिक्चर 12.6 शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच 3 रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइंड एंड टू एंड। हियर द रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर दो रेसिस्टर्स या 3 रेसिस्टर्स या उससे ज़्यादा रेसिस्टर्स को हमने अगर एंड टू एंड ज्वाइन किया है तो उसको हम कहेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे R1, R2, R3 को एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। एंड टू एंड कहने मतलब है एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या है, सीरीज में होता है, ठीक है। और इसके दोनों टर्मिनल जैसे X और Y के इनके बीच के टर्मिनल को मैंने वोल्ट लगा दिया, वोल्ट मीटर, ताकि इनके बीच का क्या वोल्टेज है वो मैं कैलकुलेट कर सकूँ। और पूरे सर्किट में मैंने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, तो यहाँ से मैं पूरे सर्किट का करंट पता कर सकता हूँ। बैटरी मैंने लगा दिया, की लगा दिया है, और करंट का डायरेक्शन दिखाना जरूरी होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये सीरीज़ का इन्होंने ये कॉम्बिनेशन बताया है। नीचे पिक्चर में आप देख सकते हो कि पैरेलल के लिए क्या होता है कि वही R1, R2, R3 के लिए अलग अलग वायर्स चाहिए। सेम वायर में आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। एक वायर लिया, R1 लगा दिया XY में, फिर एक दूसरा वायर बीच में लगा दिया, और तीसरा वायर मैंने नीचे से लगा दिया। मतलब अगर सिंगल अलग अलग वायर है तो वो पैरेलल हो जाता है, और एक ही वायर में लगा दिया तो वो सीरीज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि सीरीज का मतलब एक वायर में सारे रेसिस्टर्स, और पैरेलल का मतलब होता है कि हर रेसिस्टर का अपना खुद का वायर होना चाहिए। बाकी वोल्ट मीटर तो उसी तरीके से लगाया जैसे पहले लगाया था, और एमीटर भी उसी तरीके से लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों सर्किट पहले आपको समझना है। अब इनमें रेसिस्टर्स इन सीरीज में देखते हैं कि क्या दिया है, कि जो 2-3 या 2-4 हमने जो रेसिस्टर्स लगाए हैं उनका टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, कैसे उसको डिराइव किया जाए, तो देखते हैं ज़रा। What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit? What would be their equivalent resistance? तो हमें क्या निकालना होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना रहता है। कब, जब किसी सर्किट में एक से ज़्यादा रेसिस्टर्स लगे हुए होते हैं, तो चाहे वो सीरीज में है या पैरेलल में है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। सर्किट देख के आपको बताना होगा, पहचानना होगा कि वो सीरीज में है तो अलग फॉर्मूला, पैरेलल में है तो फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज़ के लिए देखते हैं कि सीरीज़ के लिए जो फॉर्मूला है उसको कैसे डिराइव करना है। एग्जाम में डिराइव करने के लिए आपको आ भी सकता है। तो इसने एक एक्टिविटी दिया था। एक्टिविटी में क्या दिया है, यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करेंट इन द एमीटर इज द सेम independent of its position of the electric circuit. It means that in a series combination of resistors the current is the same in every part of the circuit
और द सेम करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने अलग अलग रेसिस्टर्स 2-3 रेसिस्टर्स ले लिए और सीरीज में लगा दिया है तो करंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, करंट आपका सेम रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। इट मीन्स दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। तो करंट सेम होता है सीरीज के केस में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 4 रेसिस्टर्स लगाए हैं कि 5 लगाए हैं। अगर सीरीज में लगाए हैं तो करंट अगर 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ़र्क किसको पड़ेगा? तो वोल्टेज को फ़र्क पड़ सकता है। अलग अलग रेसिस्टर्स का अलग अलग वोल्टेज हो सकता है, आप नेक्स्ट एक्टिविटी में देख सकते हो। उन्होंने सीरीज में लगाया दिया 3 रेसिस्टर्स का और अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग वोल्ट मीटर लगाया है। तो इनमें जो दिखाएगा मार्किंग V1 V2 V3 में वो अलग अलग मार्किंग दिखाएगी, मतलब वोल्टेज अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा कि कितना रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके लिए अब फॉर्मूला क्या इन्होंने बनाया कि यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 V2 V3। अब टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी की होगी, मान लो 12 वोल्ट है तो वो टोटल 12 वोल्ट इनमें डिवाइड हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि इक्वली डिवाइड हो, अगर रेसिस्टेंस का मेजर अलग अलग है, रेसिस्टेंस अलग अलग है, मान लो कोई 2 ओम का है, कोई 5 ओम का है, कोई 10 ओम का है, तो फिर अलग अलग वोल्टेज दिखाएगा। लेकिन हाँ, अगर तीनों सेम है तो फिर तीनों में वोल्टेज भी सेम ही रहेगा, पार्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 12 ओम है तो सब में 444 दिखाएगा, लेकिन अलग अलग रेसिस्टेंस है तो वोल्टेज अलग अलग रहेगी। ठीक है, अब क्या बोला उसने, तो V इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। तो मतलब तीनों का वोल्टेज हमने ऐड कर देंगे तो हमें ये टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट मिल जाएगा। दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। तो उसने वही बोला कि टोटल अगर हमें वोल्टेज पता करना है तो इंडिविजुअल रेसिस्टर्स का वोल्टेज निकाल लो, ऐड कर दो, हमें टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हमें पता चल गया कि टोटल वोल्टेज का होता है V1 + V2 + V3, जितने भी रेसिस्टर्स हैं उनका वोल्टेज कंबाइन कर लो। अब इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 12.8 लेट I विद द करंट थ्रू द सर्किट, करंट मान लेते हैं कि I है, अब जितना भी हो, द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज ऑल्सो I। और हमें पता चल गया कि करंट सेम होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस जब ये सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता है, I चेंज नहीं होता है, सबको बराबर करंट मिलेगा। इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रेसिस्टर्स ज्वाइंट इन द सीरीज बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R। तो तीनों अलग अलग रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है उनको हम क्या कर सकते हैं कि कंबाइन करके एक ही रेसिस्टेंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि करंट तो चेंज हो नहीं रहा है। सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट एट द करंट I थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम। तो अगर हम अप्लाइंग ओम्स लॉ हमने लगाया अगर, तो क्या होता है V = IR। ये दूसरा इक्वेशन हमें पता चला है, ये तो पहले से वैसे पता था ओम्स लॉ का। तो अब ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑफ द 3 रेसिस्टर्स एज ए होल V = तो IR होता है, लेकिन हमारे पास 3 अलग अलग रेसिस्टर्स हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पहले वाले के लिए हमने V1 रखा था नाम, तो I तो सबके लिए सेम है तो I ही रहेगा, हाँ उसका रेसिस्टेंस R1 है। फिर V2 दूसरे वाला के लिए V2 = IR2, I फिर से सेम रहेगा। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है और रेसिस्टेंस में जैसा मैंने आपको बताया था कि वो रेसिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। तो तीनों का उसने V1 V2 V3 का सबका फॉर्मूला लिख दिया। अब हमने जो फॉर्मूला देखा था ओम्स लॉ का कि लेफ्ट साइड में V था और राइट साइड में IR था, तो V के जगह IR लिख दिया और यहाँ पे तीनों V1 V2 V3 जो हमने देखा था, टोटल V = V1 + V2 V3। तो टोटल V के जगह IR आ गया, V1 के जगह IR1 आ गया, V2 के जगह IR2 आ गया और V3 के जगह IR3 आ गया। जो पहला इक्वेशन था उसी के जगह पे रिप्लेस कर दिया गया। अब करंट सेम है तो उसको हम कट कर सकते हैं कॉमन लेके। तो फाइनली जो टोटल रेसिस्टेंस मिलेगा सर्किट का वो कैसे मिला, तो तीनों को ऐड करके। तो हमने कि यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट कर लिया है कि अगर आपके सर्किट में रेसिस्टर्स सीरीज में है तो सबको ऐड कर दिया जाता है, तो हमें टोटल या फाइनल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिल जाता है, जिसको RS से डिनोट किया जाता है। S का मतलब सीरीज है यहाँ पे। We can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS equals the sum of their individual resistance R1, R2, R3.
एंड इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, और जाहिर सी बात है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से तो फाइनल वाला बड़ा ही रहेगा। तो ये हमने फाइनली सीरीज का हमने फॉर्मूला सीख लिया है। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे आएंगे। तो आपको सबसे पहले सर्किट में पहचानना होगा कि सीरीज है या पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा, सॉल्व करना होगा। कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप इनको देख सकते हो कि सीरीज़ के लिए उन्होंने ऐड कर दिया है और फिर करंट निकाला है ओम्स लॉ लगाकर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पैरेलल वाले कंडीशन में। तो पैरेलल में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे हर रेसिस्टर्स को अपना खुद का वायर दिया जाता है, ठीक है, सेपरेट वायर लगे हुए हैं। R1 के लिए आप देख सकते हो अलग वायर है, R2 के लिए भी अलग वायर है, R3 के लिए भी अलग अलग वायर है। तो अगर अलग अलग वायर सबके लिए है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये हमारा जो सर्किट है उसमें जो रेसिस्टर्स लगे हुए हैं वो पैरेलल में है, उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो वही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। एक्टिविटी में भी कुछ वैसा ही उन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें सेम होगी और क्या डिफरेंस होगा वो ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये वोल्टेज देखा उन्होंने, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करेंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल के केस में अब आपका I सेम नहीं रहेगा। सीरीज में सेम था I, लेकिन पैरेलल में I सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ठीक है, तो तीनों रेसिस्टर्स में जो करंट है अलग अलग, उनको ऐड कर दिया जाए तो टोटल करंट मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। जैसे आपने सीरीज़ के केस में देखा होगा कि वोल्टेज अलग अलग थे तो तीनों वोल्टेज को ऐड करके फाइनल वोल्टेज लिखा गया। उसी तरह पैरेलल के केस में तीनों करंट अलग अलग रहेंगे तो इनको सेम कर दिया गया ऐड करके फाइनली I। अब लेट RP किसके लिए, P है यहाँ पे पैरेलल के लिए। तो RP विद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अगर ओम्स लॉ में लगाऊँ तो I इक्वल टू क्या होगा, V/RP, ठीक है। तो जो टोटल सर्किट का जो फाइनल करंट होगा I वो डिपेंड करेगा V/RP पे, टोटल रेसिस्टेंस पे। अब मैं अलग अलग रेसिस्टर्स का करंट देखूं तो पहला रेसिस्टर्स का करंट क्या होगा, I1 होगा, V/R1 होगा। वोल्टेज चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। वोल्टेज सबके लिए बराबर रहता है पैरेलल के केस में, इसीलिए V/R1 है। I2 इक्वल टू V/R2 है और I3 इक्वल टू V/R3 है। अब कंबाइन कर दिया गया तो V/RP LHS में आ गया I के जगह, और I1 I2 I3 की जगह अपना V/R1 V/R2 और V/R3 आ गया। V को कॉमन लेके हटा दिया हमने तो सब देखो फ्रैक्शन में आ गए, मतलब 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे हमने पैरेलल के केस में हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि अगर तीन रेसिस्टर्स या उससे ज़्यादा रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं, मतलब सबका अलग अलग वायर है तो वो पैरेलल में होंगे, ये पता करने का तरीका है। अब हमें उनका फाइनल जो रेसिस्टेंस निकालना है तीनों को, तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो वो फ्रैक्शन में ऐड करते हैं, मतलब रेसिप्रोकल उनका लिया जाता है। जो भी रेसिस्टर्स दिया रहेगा उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/R1 1/R2 1/R3 सॉल्व कर देंगे। और फाइनली जो जैसे आंसर आता है मान लो, तो LHS में आप क्या लिखोगे, 1/RP इक्वल टू, मान लो आपका आंसर आता है 12/2 या कुछ भी फ्रैक्शन में, तो फाइनली 1/RP नहीं चाहिए हमें, तो RP चाहिए, तो उसको उल्टा करना ज़रूरी होता है। तो फाइनली RP की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना है। नीचे का एग्जांपल है, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ कैसे इन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कुछ रेसिस्टर्स दिए हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वहाँ पे 1/5 1/10 1/30। अब इन सब का सॉल्व किया गया फ्रैक्शन में लेके, तो आंसर आया 1/3। लेकिन ये 1/3 1/RP के लिए आया है, तो जाहिर सी बात है RP की वैल्यू 3 हो जाती है। तो ये लास्ट पॉइंट ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 1/3 समझ लेना आंसर, नहीं, आपका 1/RP का वैल्यू पहले निकलेगा। RP की वैल्यू निकालने के लिए फिर उसको सॉल्व करना, मतलब उनका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स इन्होंने पैरेलल के केस में दिए हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है, सॉल्व करना है। तो ये सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन इन्होंने समझाया हुआ है। इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे बताओ, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप समझ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हमें एक इफेक्ट देखना है, सबसे बड़ा हीटिंग इफेक्ट। हमें पता है किसी भी सर्किट में करंट पास हो रहा है, किसी भी डिवाइस में करंट पास हो रहा है या अप्लाइंसेस में करंट पास हो रहा है, तो वो कुछ समय के बाद हीट हो जाता है।
तो ये हीटिंग इफेक्ट कैसे देखने को मिल रहा है, इसका कुछ फ़ायदा है या नुकसान है वो हमें देखना है, या कुछ कोई फॉर्मूले हैं इसके, सब कुछ देखेंगे अभी। we know that a battery or a cell is a source of electrical energy. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electrons in motion to flow the current through a resistors or a system of resistors connected to the battery. तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि बैटरी के बारे में उन्होंने सब कुछ बताया कि बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन चलते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो अगर वायर कनेक्ट कर दिया बैटरी से तो उस वायर में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से करंट पास होता है। अब वी हैव ऑल्सो सीन इन सेक्शन 12.2 दैट टू मेंटेन द करेंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। अब करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है वो एक्सपेंड होते चलता है, मतलब वो कम नहीं होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक टाइम के बाद फिर जाके वो अचानक से कम हो जाएगा। वेयर डज दिस एनर्जी गो, तो वो एनर्जी फिर जाती कहाँ है। अ पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी इज मेंटेनिंग द करेंट, ठीक है, एनर्जी जो बन रही है बैटरी के अंदर जो जनरेट हो रही है उसका एक पार्ट तो करंट जनरेट करता है, ठीक है। मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है, जैसे लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट, बाकी का जो सेकेंड पार्ट है एनर्जी का वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट, इसके कारण क्या होता है, गैजेट जो भी आप यूज कर रहे हो, अप्लाइंसेस यूज कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो, तो वो हीट हो जाता है। We often observe this in our everyday life. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for longer time. जैसे कोई भी अप्लायंसेस आप यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती है तो वो कुछ समय के बाद हीट हो जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, हमें तो वो प्रोवाइड कर ही रहा है, फ्लो ऑफ करंट ये सब चीज़ें तो देखने को मिल रहा है, उसके अलावा एक और एनर्जी है हीट एनर्जी जो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat, ठीक है, तो वो हीट में कन्वर्ट होता है, हीट जनरेट करता है। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब आपका किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट तो जनरेट हो ही रहा है, उसके अलावा उसमें एक और एनर्जी जनरेट होती है जो कि हीट होती है। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते हैं इस हीट को। अब जैसे फ़ैन वाले केस में फ़ैन तो चल रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण चल रहा है, पर वो जो हीट वहाँ पे क्रिएट हो गया है वो हीट को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो वेस्ट हो जा रही है हमारी एनर्जी। तो कहीं कहीं हीट जो क्रिएट हो रहा है, हीट जो जनरेट हो रहा है किसी किसी अप्लाइंसेस में, तो वो हम यूज नहीं कर पाते हैं, वो वेस्ट हो जा रही है एनर्जी। लेकिन कहीं कहीं उसी हीट को हम यूज भी कर सकते हैं, जैसे हीटर के केस में यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, बट मैक्सिमम चीज़ें हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हीट जनरेट हो रहा है उसको हम यूज कर लेते हैं, या इलेक्ट्रिक आयरन में भी वही हीट हम यूज करते हैं, गीजर में भी आप कह सकते हो, टोस्टर में भी होता है। तो अब इसने क्या लिखा, कंसीडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, ठीक है, कि करंट आई आपका फ्लो हो रहा है, किसमें एक रेसिस्टेंस आर है, तो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस, ठीक है, एक फिक्स टाइम के लिए, एक टी टाइम के लिए चार्ज फ्लो हो रहे होंगे। द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस भी इज भी क्यू, तो वर्क डन कितना होगा उसका, तो आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू हो जाता है, तो यहाँ वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, तो वी क्यू होगा, इतना वर्क डन करेगा। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू, तो इतना वी क्यू के इक्वल ही इन टाइम टी में उतना एनर्जी वो सप्लाई करेगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हेंस द पावर इनपुट, कि पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स एज, तो कितना पावर होना चाहिए, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी क्यू बाई टी, मतलब वी क्यू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन की जगह आ गया वी क्यू और टाइम तो नीचे है ही, तो वो चीज़ उन्होंने, अब क्यू बाई टी को उन्होंने आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहले तो आपको पावर को याद रखना है कि पावर क्या होता है, तो वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन की जगह वी क्यू लिख दिया उन्होंने, जो ऊपर में डेफिनेशन दिया हुआ था,
अब वहाँ से क्या किया तो वी क्यू अपॉन टी हो गया वर्क डन की जगह। अब क्यू अपॉन टी को हम आई भी लिख सकते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला हमने करंट का यही देखा था। तो ये 2-3 फॉर्मूले यहाँ पे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इज पी इंटू टी। तो जो एनर्जी है, तो अब यहाँ पे एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी टी होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो 2-3 फॉर्मूले यहाँ पे इन्होंने जो नॉर्मली बोले हैं या मैंने समझा दिया है उसको आपको लिख लेना ज़रूरी है, ठीक है। पहला पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वहाँ से ये सब कुछ बना है, वर्क डन की जगह वी क्यू आ गया था। और एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पावर इनटू टाइम, ठीक है, डेट इज वी आई टी। अब उसने क्या किया तो उसने पी के जगह वी आई डाल दिया, तो एक और फार्मूला हमें मिल गया एनर्जी का, क्या, तो वी आई टी। तो ये सब छोटे छोटे फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। व्हाट हैपन्स टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर एज ए हीट, thus for a steady current I the amount of heat produced in time t। तो अब ये जो एनर्जी है वो एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है कह सकते एक तरह से, तो वही तो हीट एनर्जी है। तो इस तरह से हमें हीट एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया वी आई टी, ठीक है। जो हमने एनर्जी अभी कैलकुलेट किया वो एनर्जी कैसी एनर्जी है, तो वही हीट एनर्जी है रेसिस्टर्स की, कह सकते हो सर्किट में या किसी अप्लायंस की, तो वो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा वी आई टी, ठीक है। अब अप्लाइंग ओम्स लॉ, अगर मैंने ओम्स लॉ लगा दिया तो H इक्वल टू वी आई टी था, V के जगह मैं आई आर डाल दूँ अगर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस फॉर्मूला को H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। देख सकते हो एच क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट का स्क्वायर है। फॉर ए गिवन रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पे। तो जो हीट है वो उन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, करंट का स्क्वायर, रेसिस्टेंस और टाइम पे, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू ए नोन वोल्टेज सोर्स is used after calculating the current through it using the relation I equal to VR, V by R। हम ये भी फॉर्मूला तो पता ही है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, ये सब चीज़ें याद रखना है। पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, H का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे 4-5 फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखना है, वो कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, किसी के बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं। द जनरेशन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर इज एन इनवेटिएबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. In electric circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of the components and alter their properties. अगर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में अवॉइड कर देते हैं, अगर कोई भी अप्लाइंसेस को बहुत ज़्यादा देर तक यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो हीट हो जाएगा और वो ख़राब भी हो सकता है। However, heating effect of electric current has many useful applications. द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, ऐसी जो चीज़ें हैं ये सारे आपके क्या जूल्स हीटिंग पे ही काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का हीटिंग इफेक्ट पे ही ये लोग काम करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। दूसरा यूज उसने ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो हमें लाइट प्रोड्यूस करके देता है। कैसे, एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, here the filament must retain as much of the heat generated as is possible so that it get very hot and emits light। मतलब इतनी ज़्यादा वो हीट हो जाए, इतना ज़्यादा हीट वो कंजर्व कर ले, इतना ज़्यादा हीट हो जाए, कहने का मतलब है कि वो इमिट करने लगे उसमें से लाइट, बहुत हीट हो जाता है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। दूसरी बात कि उतनी हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट भी नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए a strong metal with high melting point such as tungsten, तो टंगस्टन वो मेटल है जो जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, कितना है 3380 डिग्री सेल्सियस, ध्यान में रखना है। तो ये टंगस्टन की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है,
तो इसको हम यूज कर सकते हैं मेकिंग बल्ब फिलामेंट। ठीक है, तो बल्ब की जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं, उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल। अब उस फिलामेंट को हम थर्मली आइसोलेटेड करते हैं। अगर आपने पुराने ज़माने वाले बल्ब देखे होंगे जो ट्रांसपेरेंट होते थे, उसमें आप वो जो टंगस्टन होता है, जो फिलामेंट होता है, वो ऐसे हवे में, मतलब हवे इन द सेंस कि बल्ब के अंदर ही अंदर रहता है, वो आइसोलेटेड रहता है। यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट रहता है उसके साथ। द बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस, और उसके अंदर दो तरह के गैसेस रखते हैं, कह सकते हो नाइट्रोजन और आर्गन इनएक्टिव है वो लोग। टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपका जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होना चाहिए। टंगस्टन का होता है 3380 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। उसको हम लोग आइसोलेटेड कंडीशन में रखते हैं, थोड़ा अलग रखते हैं कि वो बल्ब के साथ टच में ना रहे, जो कह सकते हो ग्लास का जो बल्ब है उसके साथ टच में ना रहे। दूसरी चीज़, उसके अंदर जो गैस होता है वो नाइट्रोजन आर्गन का रहता है। ये नाइट्रोजन आर्गन के गैसें उसको क्या करते हैं, उसको लाइफ प्रोवाइड करते हैं, बहुत दिन तक चल सके। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। तो कह सकते हो कि 90% वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और 10% ही हमारा वो लाइट में रेडिएट करता है बल्ब। नेक्स्ट देखते क्या दिया है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज। अब फ्यूज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें बल्ब के अलावा, कि फ्यूज भी जो होता है वो जूल्स हीटिंग पे ही काम करता है। कैसे? यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। फ्यूज आज के ज़माने में हर इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है। इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करेंट। तो फ्यूज का फंक्शन क्या है, काम क्या है ये, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इट प्रोटेक्ट करता है सर्किट को एंड अप्लायंसेस को बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, बुक का लैंग्वेज अगर लिखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज। फ्यूज को कैसे प्लेस करते हैं, सीरीज में करते हैं। अभी सीरीज और पैरेलल मैंने वो जस्ट बताया। तो फ्यूज को सीरीज के साथ कनेक्ट किया जाता है विद द डिवाइस। ठीक है, ताकि करंट सबसे पहले फ्यूज से पास होकर ही डिवाइस में जाए आपका। इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ ए मेटल और एन एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो फ्यूज होता है वो मेटल या एलॉय का रहता है जिसके एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ऐसे हो सकते हैं। If a current larger than a specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. कहने का मतलब क्या है कि अगर करंट ज़्यादा पास हो जाएगा, मतलब जैसे कोई फ्यूज है वो 5 एम्पियर का है, अगर वो ज़्यादा पास हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो सर्किट ब्रेक कर देगा, मेल्ट हो जाएगा हाई हीटिंग के कारण। Thus fuse wire is usually encased in a cartridge of Proclane or similar material with metal ends. The fuses used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, ऐसे उसके रेट दिए हुए हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखना है, पूछ सकते हैं। For an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated to 220 volt, a current of 100,000 by 220 ampere, तो करीब कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो इतना कुछ आने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी अप्लायंसेस में कितना फ्यूज यूज करें, कौन सी रेटिंग का, 1 एम्पियर का करना है कि 3 एम्पियर का करना है कि 5 का करना है कि 10 का करना है। तो उसके लिए आपको उस अप्लायंस की 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि उसका पावर क्या है, और दूसरा वोल्टेज तो फिक्स है कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है इंडिया में वो 220 वोल्ट होता है। तो पावर आपको उसका पता होना चाहिए। अगर पावर पता है तो पावर को क्या करेंगे, आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P=VI। वहाँ से हमें I अगर निकालना है तो P/V हो जाएगा वो। तो पावर बाय वोल्टेज हमें क्या बताएगा, हमें करंट बताएगा। तो उस अप्लायंसेस में जैसे 4.54 अगर करंट पास होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, उतना कहीं नहीं लगाएंगे, ना ही उससे कम का, हम थोड़ा ज़्यादा का लगाएंगे, जैसे 5 एम्पियर का। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 4 एम्पियर हमारा आंसर आ रहा है सॉल्व करके और हमने 4 कहीं लगा दिया, तो जैसे ही करंट 4 एम्पियर का आएगा वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने 5 का लगाया तो हाँ, 5 से ज़्यादा का करंट आएगा तो ही जाके वो फ्यूज होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पे उन्होंने समझाई हुई है। तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। कि इलेक्ट्रिक पावर में और क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा देखते हैं।
यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेज दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, वर्क अपॉन टाइम, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। इक्वेशन गिव्स द रेट at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. This is also termed as electric power. तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आई। ठीक है, क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या करंट है, उसका प्रोडक्ट P इक्वल टू वी आई। अब मैं V के जगह एक आई आर भी डाल सकता हूँ, तो वो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, या फिर मैं I के जगह V बाई आर डाल दूँ तो वो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो पावर के यहाँ पे 3 फॉर्मूले इन्होंने बताए हैं। ऐसा यूनिट पावर का क्या होता है, वाट होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वाट क्या होता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 1 वाट मतलब जैसे फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई था, उसी के अकॉर्डिंग इसका आप कह सकते हो फॉर्मूला है 1 वाट का, जो उसने डेफिनेशन लिखा हुआ है। द यूनिट वाट is very small, therefore in actual practice we use a much larger unit called kilowatt। तो watt थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग kilowatt यूज करते हैं। It is equal to the 1000 watts। Since electrical energy is the product of power and time, the unit of electrical energy is therefore watt hour हो जाता है। ठीक है, कि पावर और टाइम होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है, जो बिजली बिल हम लोग निकालते हैं, कह सकते हो, वो वाट आवर में निकाला जाता है। 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो 1 वाट आवर का कहने का मतलब है कि 1 वाट का अप्लायंसेस होना चाहिए, उसकी पावर 1 वाट होनी चाहिए, और वो 1 घंटे चले तो 1 वाट आवर कहलाएगा। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो किलो वाट आवर में कैलकुलेट किया जाता है, और वो कॉमनली नोन एज यूनिट होता है। जैसे आपने बिजली बिल देखा होगा, 200 यूनिट आया है, 300 यूनिट आया है, तो ऐसे ऐसे उन्होंने दिया हुआ है। किलो वाट आवर का इन्होंने चेंज करके बताया है कि क्या जूल होना चाहिए, तो 1000 इंटू 3600 ऐसे कैलकुलेशन उन्होंने दिया है। फाइनली 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इन्होंने दिया है कि मेनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज रॉन्ग। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम तो नहीं होंगे, ऐसा कौन सोचता है, मुझे पता नहीं। वी पेड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग जो बिजली बिल भरते हैं वो इसलिए भरते हैं ताकि हमारा जो घर में सर्किट है, जो भी वायर्स यूज हो रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। वी पे फॉर द एनर्जी डेट वी यूज, जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसी का हम पे करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इन्होंने दिया हुआ है। यही था लास्ट चैप्टर आपका। अब कुछ भी डाउट हो मुझे बताओ। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ो, समझो, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। आप सिर्फ वीडियो मत देखते रह जाओ, बुक सामने रखो। कोई भी मैंने पैराग्राफ पढ़ाई है उसको फिर आप मेरे साथ पढ़ो, या उसको पहले मैंने समझा दिया, उसके बाद आप उसी समय उसको पढ़ लो। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन समझाया। इसके बाद आपको किसी फ्रेंड्स को अगर शेयर करना है उसको ज़रूर शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो बाय।